ये अगर इसको, इस मॉलिक्यूल को हम लोग ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागन के फॉर्म में, क्लोज्ड हेक्सागन के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला शुगर का। शुगर का ये ऐसा है हैवर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नाउ दिस इज एमाइलो स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज, दीज आर पॉलीसेकेराइड। इसके बारे में अभी आएंगे। मोनोसेक्राइड्स हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। ज्यादातर मोनोसेक्राइड्स के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? साइक्लिक। इन aqueous solution, aldotetrosis and all monosaccharides with 5 and more carbon atoms in the background occur predominantly as cyclic structure in which the carbonyl group has formed a covalent bond with the oxygen of a hydroxyl group along with the chain. So most of the monosaccharides have cyclic structure. This is the cyclic structure of glucose. Pentoses and hexoses can cyclize as the ketone or aldehyde reacts with a distal OH group. Glucose forms an intramolecular hemiacetal। देखिए ये क्या है? ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म है। ठीक है। These representation of the cyclic sugar called Haworth projection। साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन शुगर का कैसा कहलाता है? इसके पहले हमने दिखाया था साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शुगर्स आर कॉल्ड हैवर्थ प्रोजेक्शन। इस तरीके का साइक्लिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस तरीके से बना के हम लोग मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं अगर ग्लूकोज वगैरह को, तो उसको क्या बोलते हैं? हैवर्थ प्रोजेक्शन। साइक्लाइजेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस ए न्यू एसिमेट्रिक सेंटर एट द C1। देखिए C1 कौन सा है? ये देखिए, ये C1 है। इस पे क्या होगा? एक एसिमेट्रिक सेंटर प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ साइक्लाइजेशन। ये हैवर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है ग्लूकोज को। द टू स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड एनोमर्स, अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा एंड बीटा एनोमर्स कहलाते हैं। अब हम लोग आएंगे डाइसेक्राइड्स पे। हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स देखा, मोनोसेक्राइड्स के एग्जांपल हम लोग देखा ग्लूकोज, फ्रक्टोज। अब हम लोग डाइसेक्राइड की बात करेंगे तो डाइसेक्राइड ऐसा डिस्कस किया हम लोगों ने। डाइसेक्राइड्स में दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ए डाइसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस टू मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स। सो ए डाइसेक्राइड इज ए कार्बोहाइड्रेट फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स अंडरगो ए कंडेंसेशन रिएक्शन। या तो दो मोनोसेक्राइड्स आपस में मिलके कंडेंसेशन रिएक्शन के द्वारा एक डाइसेक्राइड बोलते हैं, बनाते हैं। लाइक मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स फॉर्म एन aqueous solution when dissolved in water। मोनोसेक्राइड्स की ही तरह मोनोसेक्राइड्स भी एक aqueous solution बनाते हैं जब हम लोग उसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं। उसी तरीके से डाइसेक्राइड्स भी aqueous solution बनाते हैं जब हम लोग वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं डाइसेक्राइड को। तीन कॉमन डाइसेक्राइड्स के एग्जांपल हैं, तीन कॉमन एग्जांपल्स हैं, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज क्या है? एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स, कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डाइसेक्राइड्स है। किस तरीके से डाइसेक्राइड बनता है? फॉर्मेशन ऑफ डाइसेक्राइड की बात करें तो डाइसेक्राइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू मोनोसेक्राइड्स आर जॉइंड टुगेदर एंड ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड। जब दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स आपस में मिलते हैं, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं, जिसके द्वारा डाइसेक्राइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिल्क शुगर, मिल्क शुगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क शुगर हम लोग किसको बोलते हैं? लैक्टोज को हम लोग मिल्क शुगर भी बोलते हैं, विच इज कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। मिल्क शुगर मतलब लैक्टोज क्या होता है? एक डाइसेक्राइड है जिसमें कौन कौन सा मोनोसेक्राइड होता है? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। वेयर इज द शुगर फ्रॉम द शुगर केन एंड शुगर बीट्स। सुक्रोज क्या है? शुगर, शुगर केन का के शुगर को हम लोग क्या बोलते हैं? सुक्रोज बोलते हैं, जो कि बना होता है दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल का। कौन कौन से मोनोसेक्राइड? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। सुक्रोज में क्या क्या होता है? सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जिसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या क्या मिलेगा? दो मोनोसेक्राइड मिलेंगे। कौन कौन से? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। जबकि लैक्टोज एक ऐसा डाइसेक्राइड है जिसको हम लोग अगर ब्रेक करते हैं तो हमें ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलता है।
माल्टोज अनदर नोटेबल डाइसैकेराइड इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। माल्टोज में क्या होता है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स से कंपोज होता है माल्टोज। माल्टोज भी एक तरीके का डाइसैकेराइड। तो कॉमन, तीन तरीके के कॉमन डाइसैकेराइड्स के एग्जांपल हो गए लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज। The two monosaccharides are bonded via a dehydration reaction, also called a condensation reaction or the dehydration synthesis। जब दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें से निकल जाता है, तो एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो बनता है वो एक डाइसेक्राइड होता है। इनमें आपस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये देखिए, ये दो मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, जो कि हैवर्थ प्रोजेक्शन के फॉर्म में यहाँ दिखाए गए हैं। ये दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंडेंसेशन के द्वारा एक वाटर मॉलिक्यूल निकालते हैं, और जो आपस में दोनों मोनोसेक्राइड के बीच में बॉन्ड बनता है उसे बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड होता है, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और ये पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, एक डाइसेक्राइड हो जाता है। ये माल्टोज है। माल्टोज इज कंपोज्ड ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंडेंस होके माल्टोज बनाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है बाहर। तो सम कॉमन डाइसैकेराइड्स, एग्जांपल्स ऑफ सम कॉमन डाइसैकेराइड्स आर सुक्रोज, जिसे हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं, केन शुगर भी बोलते हैं, व्हीट शुगर, और सैकरोज भी बोलते हैं। तो सुक्रोज इज द टेबल शुगर। इसमें क्या क्या होता है सुक्रोज में, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है और एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का। दूसरा एग्जांपल है डाइसैकेराइड का लैक्टुलोज, जिसमें कि एक मॉलिक्यूल गैलेक्टोज होता है, एक दूसरा यूनिट फ्रक्टोज होता है। लैक्टुलोज इज कंपोज्ड ऑफ गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। तरीके से मिल्क शुगर जो हमारे मिल्क में पाया जाता है, वो क्या होता है, कौन सा शुगर होता है, लैक्टोज इज द मिल्क शुगर। टेबल शुगर कौन सा होता है, सुक्रोज। मिल्क शुगर होता है लैक्टोज। लैक्टोज में क्या क्या होता है, दो यूनिट होते हैं, एक यूनिट होती है लैक्टोज की, दूसरी यूनिट होती है ग्लूकोज की। ये दोनों मोनोसेक्राइड्स मिलके लैक्टोज बनाते हैं। इस तरीके से माल्टोज में दो, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज के। ठीक है, these are examples of common examples of disaccharides: sucrose means table sugar, lactulose and lactose, which is called milk sugar, and fourth is maltose, which is composed of two molecules of glucose. This is an example of this is a Haworth representation of disaccharide molecule। कौन कौन से, maltose और सेलोबायोस। सेलोबायोस भी क्या है, देखिए, सेलोबायोस भी एक डाइसैकेराइड है, एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, जिसमें कि दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपस में बॉन्ड क्या होता है, β1 to 4। जबकि माल्टोज में क्या होता है, α1 to 4, α1,4 बॉन्ड होता है। दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स माल्टोज में भी होते हैं, सेलोबियोज में भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, ट्री हेलोज में भी दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। दिस इज द हैवर्थ प्रोजेक्शन, maltose and cellulose। Now coming to polysaccharides। polysaccharides क्या होते हैं, polysaccharides are long carbohydrate molecules of repeated monomer units joined together by glycosidic। हम लोगों ने देखा कि दो मोनोसैकेराइड्स भी आपस में मिलके डाइसैकेराइड जो बना रहे हैं, उनके बीच में क्या होता है, दोनों मोनोसैकेराइड्स के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इस तरीके से पॉलीसैकेराइड्स भी क्या होते हैं, लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनमें 9 से ज्यादा, जैसे कि हम लोगों ने देखा था ओलिगोसैकेराइड्स में 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स मिलके ओलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। अगर 9 से ज्यादा मोनोसैकेराइड्स इकट्ठा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो पॉलीसैकेराइड्स आर लॉन्ग कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स with repeated monomer units of different monosaccharides which are joined together by glycosidic bonds। आपस में उनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। they range in structure from linear to highly branched। ये क्या हो सकते हैं, polysaccharides can be linear, they can be highly branched। एग्जाम्पल्स क्या क्या है पॉलीसेक्राइड्स के, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स। कौन सा है स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, हमारे बॉडी में कौन सा ये पॉलीसेक्राइड होता है जो कि स्टोरेज पॉलीसेक्राइड बोलते हैं, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स।
जबकि सेलुलोज एंड काइटिन आर स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स को हम लोग दो मेजर टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल हो जाएंगे स्टार्च एंड ग्लाइकोजन, जबकि स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड के एग्जांपल हो जाएंगे सेलुलोज एंड काइटिन। So polysaccharides have a general formula of CxH2OY, where X is usually a large number between 200 to 2500। मतलब ये कितने नंबर ऑफ कार्बन हो सकते हैं किसी पॉलीसेक्राइड में? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन वेरी फ्रॉम 200 टू 2500। ठीक है, तो the general formula can be also be represented as C6H10O5N। The general formula of carbohydrates can be represented as C6H10O5N। ठीक है, सो स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ, स्टार्च हम लोगों ने देखा कि स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। स्टार्च एंड ग्लाइकोजेंस आर स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। सो स्टार्च के बारे में जाने, स्टार्च इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स। स्टार्च में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। Amylose forms the linear chain and amylopectin is a much branched chain। इसके पहले हम लोगों ने एक फिगर में देखा था amylose और amylopectin के बारे में। This is starch। Starch is composed of two units। One is the linear chain called amylose and the other is a branched chain which is composed of amylopectin। So starch is made up of two units. One is the linear unit which is called amylose and the other is branched unit which is called amylopectin, which is a amylopectin is a very much branched structure। Other storage form of polysaccharide is glycogen। Glycogen is called animal starch। Glycogen को हम लोग animal starch बोलते हैं, which has a structure similar to starch but has more extensive branching। इसमें क्या होता है, ग्लाइकोजन भी स्टार्च की तरह के से एक स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है, जबकि ये इसको क्या होता है, ये ग्लाइकोजन है एनिमल स्टार्च। स्टार्च जो होता है वो प्लांट्स में बेसिकली पाया जाता है, जबकि ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स का स्टार्च कहलाता है। और इसका स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है स्टार्च की तरह, बट इट हैज मोर एक्सटेंसिव ब्रांचिंग। इसमें ब्रांचिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है स्टार्च के कंपैरिजन में। तीसरा है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज होता है स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि हम लोग पॉलीसेक्राइड्स को दो तरीके से डिवाइड किए थे, स्टोरेज पॉलीसेक्राइड एंड स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। स्टोरेज में आता है ग्लाइकोजन एंड स्टार्च और स्ट्रक्चरल में आता है सेलुलोज एंड काइटिन। सो सेलुलोज इज ए स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट एंड इज द मेन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल वॉल। प्लांट के सेल वॉल का मेन स्ट्रक्चर क्या होता है? सेलुलोज होता है। इट इज फाइब्रस पॉलीसेक्राइड with high tensile strength। In contrast to the starch and glycogen, cellulose forms a linear polymer। ठीक है, स्टार्च और ग्लाइकोजन के कंपैरिजन में सेलुलोज जो है एक लीनियर पॉलीमर बनाता है और ये सेल वॉल का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्लांट्स में। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, starch, glycogen and cellulose। This picture shows a starch which is composed of amylose, which is a linear chain, and amylopectin, which is a branched chain structure। This picture shows structure of glycogen, which is also branched, whereas cellulose, which is in the form of fiber, is mostly linear। So, what are the structures and roles of different polysaccharides? Starch में क्या क्या होता है? Amylose भी होता है, amylopectin भी होता है। इसकी साइज लगभग होती है 50 to 5000, जो कि 50 to 5000 क्या है? नंबर ऑफ इसमें मोनोसेक्राइड्स हो सकते हैं। ग्लाइकोजन भी इस तरीके से एक पॉलीसेक्राइड है जो कि स्टोरेज एनर्जी स्टोरेज होता है इन बैक्टीरिया एंड एनिमल सेल्स में। सेलुलोज which is a structural component in plants and gives rigidity and strength of cell walls। cell walls को
प्लांट्स में रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है सेलुलोज। काइटिन क्या होता है? काइटिन एक बहुत काफी बड़ा सा पॉलीसेक्राइड स्ट्रक्चर होता है, which is the structural component in insects, spiders, crustaceans, and gives rigidity and strength to exoskeleton structure. काइटिन क्या करता है? स्ट्रक्चरल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है इंसेक्ट्स को, स्पाइडर्स को, क्रस्टेशियंस को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स के एग्जांपल है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, these are examples of some important examples of polysaccharides. So starch is the reserve carbohydrate of plants and occurs as granules in the cell. It is made up of, as discussed, it is made up of amylose and amylopectin. Amylose is, हम लोगों ने देखा कि amylose is a linear structure and it is a glucose polymer with alpha 1 to 4 linkages. The end of polysaccharides with an anomeric C1 not involved in a glycosidic bond is called reducing it. तो स्टार्च के बारे में इतना जानिए कि ये रिजर्व कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स का और इट इज कंपोज्ड ऑफ एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? एमाइलोज देखा हम लोगों ने कि लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जबकि एमाइलोपेक्टिन जो है ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है एंड इज ए ग्लूकोज पॉलीमर। एमाइलोपेक्टिन क्या होता है? ग्लूकोज पॉलीमर होता है with mainly alpha 1 to 4 linkages, but it also has branches formed by alpha 1 to 6 linkages. तो इसमें दो तरीके के लिंकेजेस होते हैं जिसके कारण इसमें ब्रांच स्ट्रक्चर बनता होता है, alpha 1 to 4 and alpha 1 to 6. Branches are generally longer than shown in the figure. Now coming to glycogen. Glycogen भी क्या होता है? पॉलीसेक्राइड होता है। Glycogen, the glucose storage polymer in animals, is similar in structure to amylopectin, but glycogen has more alpha 1 to 6 branches. ग्लाइकोजन भी क्या होता है? स्टोरेज पॉलीसेक्राइड होता है एनिमल्स में, लेकिन इसमें ग्लाइकोजन में नंबर ऑफ अल्फा 1 टू 6 ब्रांचेस क्या होती हैं? ज्यादा होती है नंबर में। The highly branched structure permits rapid glucose release from glycogen storages. Example in muscle during exercise. जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आसानी से रिलीज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चरल कंपोजिशन। The ability to rapidly mobilize glucose is more essential to animals than to plants. This is all for today. So we have read about carbohydrates. What are the different types of carbohydrates? What is the definition of carbohydrates? And discussed carbohydrates are macronutrients and are one of the three components, one of the three main ways by which our body utilizes energy. And it is composed of carbon, hydrogen, and oxygen at the chemical level. And what are the different functions we have read? Different functions. The important functions are for providing energy and regulation of blood glucose level, for sparing the use of protein for energy, for breakdown of fatty acids and preventing ketoacidosis, for biological recognition processes, and for providing flavor and sweeteners to the food, and as a dietary fiber, it is also utilized as a dietary fiber. So these are the 6 major functions we have read about carbohydrates. And what are the different types of carbohydrates we have read? Monosaccharides, oligosaccharides, and polysaccharides. This is all